Now give the heading graphical analysis of मोशन, है ना। हमारा जो चैप्टर है ना, दैट इज मोशन। सो टुडे वी विल डू द ग्राफिकल एनालिसिस, है ना। मतलब मोशन के अंदर हम ग्राफ को कैसे समझें, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने देखा होगा, कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, कभी वाई एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, है ना। तो ग्राफ का थोड़ा बेसिक मीनिंग समझते हैं ना, ग्राफ का मतलब क्या होता है। क्लास 9th में ग्राफ आपको मैथ में भी पढ़ना है, पता है आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत आसान है। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस वही वाला है ना, मैथ्स वाला एनालिसिस है। देखो फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैथ्स ही आएंगी। कैलकुलेशन तो आप देख ही रहे हो मैथ्स वाले, है ना, वो सब के सब आ रहे हैं यहाँ पे। बट ग्राफ जो चैप्टर है ना, ये कॉमन है। वैसे तो देखा जाए तो ग्राफ जो है बेसिकली मैथ से लिया हुआ कंसेप्ट है, बट इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इवन ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में यूज कर सकते हैं, है ना। आपने ग्राफ देखा है कि नहीं, कहीं तो ग्राफ देखा होगा, बहुत सारे मेजरमेंट्स देखे होंगे आपने ग्राफ का। कई बार अगर आप मैचेस देखने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ ओवर्स में कितने रन से स्कोर हुए, तो नंबर्स ऑफ ओवर्स और रन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ होता है। तो इसका मतलब ग्राफ का मतलब है क्या। अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे समझना है कि ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ बेसिकली क्या बताता है, एक इंफॉर्मेशन आपको बताता है बेसिकली, है ना, है ना। इट गिव्स यू है ना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, it gives you accurate information regarding the quantities under consideration, वो क्वांटिटीज जिस जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है ना, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में ग्राफ हमें बताता है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, अब देखो वो तो मैं पूरा डेप्थ में बताऊंगा जब मैथ में पढ़ाऊंगा, है ना। बट यहाँ आपको बस ये समझना है कि ग्राफ बेसिकली हम जो ड्रॉ करेंगे, अभी देखो मैं 2D एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। 2D मतलब एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। जैसे में आपने पता होगा जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इफ मोशन इज हैपनिंग इन स्ट्रेट लाइन तो उसको हम बोलते हैं 1D मोशन, है ना। और अगर दोनों पे हो तो 2D मोशन। तो ग्राफ जो है बेसिकली ना वो एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ होता है। जैसे ये बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्ड में क्या है, एक्स और वाई है, बस वही चीज है, जेड नहीं। जेड का मतलब डेप्थ आ गया उसमें, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ दीवार का कॉर्नर है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको तीनों एक्सिस दिख रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल टू एनालाइज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज टू सी द कॉर्नर ऑफ ए रूम। तो यहाँ देखेंगे तो आपको 3 लाइंस दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना। एंड दीज 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, देखो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं कि नहीं। सारी लाइंस, एक को एक्स बोल दो, एक को वाई बोल दो, नीचे वालों को मैं जेड बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो आसपास में एडजेसेंट लाइंस है उसको मैंने एक्स और वाई बोल दिया। तो एक्स वाई और जेड क्या हो गया, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स और वाई एक्सिस, यस ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर जेड एक्सिस भी आ गया तो उसके बीच में भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ग्राफ बेसिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं दो क्वांटिटीज के बीच में, है ना। हेयर ग्राफ will be drawn between any two quantities, ठीक है। ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे दो क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट मैच की, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ओवर्स और रन्स, दो ही चीजें हैं, दो ही क्वांटिटी है ना। कितने ओवर में कितने रन लगे, तो वहाँ रन और ओवर्स के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ कर दूं, मेरा मन करेगा तो मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रॉ कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में। तो आप देखेंगे कि ग्राफ हम जब भी ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है
कि ये जो हम दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है, इसमें एक क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, a graph will be drawn between any two quantities, one of them will be dependent quantity and the other will be independent quantity, be independent। अच्छा, इसका क्या मतलब है डिपेंडेंट क्वांटिटीज और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मुझे बताइए। व्हेनेवर आई बी ड्राइंग एनी ग्राफ, एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है? अगर मैं रन्स की बात करूं तो फिर थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ है, आप मैचेस खेलते हैं बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब मुझे बताओ कि इसमें क्या डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ ओवर्स डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ रन्स डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट? इसमें एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट। रन्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, रन्स किसी पे डिपेंड नहीं करता, ओवर डिपेंडेंट। आई बात समझ में भैया? 5 ओवर में कोई 50 रन भी मार देता है, कोई 100 रन भी मार देता है। आई बात समझ में? तो ऐसे समझ सकते हैं, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। 5 सेकंड में हो सकता है मैं 10 किलोमीटर चल जाऊँ, हो सकता है कोई 50 किलोमीटर चल जाए। आई बात समझ में ना? तो एक फिक्स्ड होगा, यानी एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इसको लिख लिया, जल्दी से लिख लो इसको। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। इतना लिख लिया? लिख लिया? देखो, ग्राफ हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो दो क्वांटिटीज होगा। एक जो क्वांटिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो दूसरा क्वांटिटी होता है वो वर्टिकल एक्सिस पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा लाइन ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा वर्टिकल एक्सिस हुआ, और ये लेफ्ट से लेके राइट तक ये पूरा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इन्हीं दो एक्सिस के बीच में, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, है ना, ए एक्स ई एस। अगर मैं एक्सिस बोलूं मतलब मैं सिंगल की बात करूं, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अगर मैंने एक्सिस बोला मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द एक्सेस, है ना, एक्सेस के बीच में ड्रॉ होता है। एक एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दूसरा वर्टिकल होता है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इज इट राइट? रब कर दे इसको, कर दे रब। चल, तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो सबसे बेसिक होगा, है ना। नंबर 1 वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाता है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। किसी किसी बुक में एक्सटी ग्राफ भी बोलता है इसको, एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। एक्स का मतलब डिस्टेंस हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन, इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन between distance and time, between distance को x बोल दिया, time को t बोल दिया. If a graph is drawn between distance and time, it is called distance time graph. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ xt का. ठीक है. If a graph is drawn between distance and time, it is called distance time graph. Here the time will be drawn on horizontal axis, जिसको हम बोलेंगे x axis, and distance is drawn on vertical axis, that means y axis. चलिए, तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गया कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखिएगा टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखिएगा, गलती से वाई पे मत ले जाइएगा. ठीक है. So these are the rules that you need to follow. Here time will be drawn on the x axis, horizontal axis, and distance को कहाँ ड्रॉ करेंगे, y axis. डिस्टेंस में कहाँ ड्रॉ करेंगे, y axis. ठीक है, इतना लिख लीजिए. इतना लिख लीजिए जल्दी से. अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं. क्या क्या केसेस हो सकते हैं, पहले इसको नोट कर लो. पहले सबने नोट कर लिया ना. एक एक पॉइंट को ना अभी से समझना है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो पूछ लेना, है ना, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा हमारा जो एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. तो आपको ये नहीं सोचना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया और कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है ना. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, है ना, कि किस टाइप का मोशन है. ठीक है, किस टाइप का मोशन है. मतलब इसका क्या है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ और होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ और होगा. आई बात समझ में. तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस टाइप के मोशन का ड्रॉ करने वाले. अरे गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो इसको मैं पॉइंट वाइज आपको लिखवा दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो इसको रब कर दूं मैं. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, different types of distance time graphs. Different types of distance time graph. Point number one. Point number one. लिखते जाइए. Point number one. मैं लिखवा दूँ क्या? चलो मैं लिखवा ही देता हूँ. जो important points मैं लिखवा देता हूँ. Point number one. For a body
सारे पॉइंट वाइज लिखते जाओ, है ना। फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, comma, the distance time graph, the distance time graph is a straight line, is a straight line। कई बार तो ये कॉन्सेप्ट ना कंपटीशन में पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अंडरलाइन भी करवाऊंगा, इसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, कभी भी कर्व नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा। मुझे पता है, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए है और ये पॉइंट बी है ना। ए से बी तक उसको जाना है, मतलब वो घर से स्कूल जा रही है मान के चलो। पॉइंट ए से चला, ठीक है, चलता 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 पहले बी पे आया, बी से सी पे आया और सी से मान लो कहाँ पहुंच गया? डी पे पहुंच गया। ऐसे रुकता रुकता पहुंच गया। मैंने बोला कि घर से वो निकला था 8 बजे। कितने बजे निकला था? 8 बजे। बी पे पहुंचा 8:05 पे। सी पे कितने बजे पहुंचा? 8:10 पे। और डी पे 8:15 पे। अब बोलोगे सर आपने टाइम ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसका मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? बताइए कितना ले लूँ? चलो मैं ले लेता हूँ 5 किलोमीटर, है ना। 5 किलोमीटर, कुछ भी अपने हिसाब से ले लिया। और यहाँ ले लिया बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? ये भी 5 किलोमीटर है। और सी से डी भी कितना है? 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ए से बी चला तो 5 किलोमीटर चल चुका है। बी से सी 5 चला तो ए से सी कितना चला? ऑब्वियस सी बात है, 10 किलोमीटर चला। सी से डी 5 है तो पूरा ए से लेकर डी तक कितना चला? मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना चला तो बोलोगे सर 5 + 5 + 5, है ना। अब इसी को ना ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है, इसी चीज को ग्राफिकल। मैं जानू तो बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ, बी से ई गया, ई से एफ गया, एफ से जी गया, है ना। इस तरीके से हम ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट को हम ना ओरिजिन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पर अपनी घड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ पर टाइम कितना हो रहा था? 8 बज रहा था। तो मैं समझने के लिए क्या मैं इसको 0 कर दूं? मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ए है। अच्छा, उसके बाद बी पे पहुंचा है, बी के बाद सी और सी के बाद डी, यहाँ तक पहुंचा है। मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे। जनरली हम टाइम इन सेकंड्स लेंगे। क्या लेंगे? टाइम इन सेकंड्स। तो अगर मान लो कि मैं 8 लिख रहा हूँ तो 8:05 ऐसे मान लो। वैसे तो 8:05 का मतलब 5 मिनट होता है, तो टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये नीचे टाइम सेकंड में होगा और ऊपर क्या हो जाएगा? मीटर में या किलोमीटर में, किसी में भी हो सकता है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया इसको, चलो मान लो कि इसको मिनट ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि डायग्राम में क्या हुआ? बताओ बताओ, क्या बी के पहले क्या? बी के पहले ये ए है ना, लिखा क्या है यहाँ पे? इसी को मैंने ओरिजिन बोला। ओरिजिन मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, ए से चल रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जैसे ये तुम्हारा नंबर लाइन है, क्या मीटर में? ऊपर मीटर में लिखेंगे? क्या बोल रहे हो मीटर में लिखेंगे? यहाँ भी मीटर, अभी तो चलना भी नहीं स्टार्ट किया ना, अभी तो ये घर पे खड़ा है।
तो यहाँ क्या मीटर होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मूव नहीं किया है। तभी तो बोल रहा हूँ ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ओरिजिन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होगा, मतलब यहाँ पर एक्स क्या है, टाइम है, और वाई क्या है, डिस्टेंस। तो जब वो घर पे है तो टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट के यहाँ से चलना, अब घड़ी चली यहाँ से टिक 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 टिक, है ना। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन ये कितना हो गया, मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये आपका 5 है, मतलब ये 0 ए और बी के बीच के डिस्टेंस, बीच का जो टाइम है वो कितना है, 5 मिनट का है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15, क्योंकि भाई अब तुम ग्राफ पे दिखा रहे ना, बढ़ता जाएगा ना टाइम। देखो मैंने पहले ही समझा दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ ए से पहले बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया, जरा देखना, ये है ना। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं था, जब बी पे पहुंचा तो 5 किलोमीटर चल चुका है। ये डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। अच्छा, ए से सी कितना हो जाएगा, अच्छा ए से डी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। आई बात समझ में? ये पॉइंट के बगल में जो लिखा है मैंने, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस पे 5, 10, 15, ये सब क्या है, ये टाइम है। ये मैंने मिनट में लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि मिनट में है यहाँ पे, तो मिनट में लिख दिया। और यहाँ पर डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस को मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो यहाँ समझ दिखाना पड़ेगा कि एक्स किस में है यहाँ पे, किलोमीटर्स में। तो इससे समझ में आएगा कि ग्राफ क्या है, किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर ना आपको किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा, मतलब 5, 10, 15, क्योंकि यहाँ तो बता ही दिया ना कि किलोमीटर दिखा रहा है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, इसको जरा देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब वो बी पे था, जब वो बी पे था तो टाइम तो 5 सेकंड था, जब वो बी पे है तो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है, 5 किलोमीटर। देखो जब यहाँ था तो डिस्टेंस कितना कवर चुका है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे कहीं होगा, पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे टाइम भी हो रहा है और डिस्टेंस भी, दोनों क्या हो रहा है, 5 और 5 है। मतलब हम इसको ना ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। आई बात समझ में? तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अच्छा, उसके बाद जब वो सी पे यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, देखो सी पे 10 है और इधर भी 10 है, तो इधर भी इसको एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया। देखो अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, है ना, एकदम एग्जैक्ट आएगा। फिर 15 पे लेके गए तो डिस्टेंस भी 15 है और टाइम भी 15 है। ग्राफ में होता क्या है, देखो ग्राफ में करते क्या है, हम एक्स, एक्चुअली एक वर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ग्राफ इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों ही कंट्रीब्यूशन है। मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है। एक्स क्या होगा, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, तो एक्स पता चल गया। अच्छा, वाई क्या होगा, तो यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो वाई को पता चल गया। यही चीज मैं आपको मैथ्स में भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फाइनली क्या करते हैं ना, जब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं तो आप क्या करो, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये देखो ज्वाइन कर दिया। अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगा। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों यूनिफॉर्म, क्यों है, क्योंकि जितना टाइम इंटरवल है उसी रेशियो में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैं चाहता तो 10 भी ले सकता था, तो फिर 10 10 10 लेना पड़ता। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने सिंपलिसिटी ये समझाया आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया? मैं सिर्फ ये लिखा नहीं रहा हूँ, देखो बुक में क्या होता है कि आपको ग्राफ से भी समझाते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है। आई बात समझ में?
अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता, तो क्या फिर भी यही ग्राफ आता? नहीं, तब वहां चेंज हो जाता। अगर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसको ड्रॉ कर लो, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए बताया। इंपॉर्टेंट तो यही है, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि भाई हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला, जब हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो बोलना यस, दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए स्पीड बोल दिया। कितना क्लियर है जल्दी बताइए, यस और नो? कितना लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। अब मैं रब कर रहा हूँ, इसको रब कर दूं। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे। एक तो मैंने यूनिफॉर्म ले लिया, दूसरा क्या लिखूंगा मैं? नॉन यूनिफॉर्म। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेंज करूंगा यहाँ पे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिखे और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म कर दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, है ना? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज व्हाट? ए कर्व, है ना? क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, इज ए कर्व हो जाएगा, है ना? तो लास्ट में क्या लिख देंगे? इज ए कर्व। सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस यहाँ पर चेंज करना है, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म करना है और स्ट्रेट लाइन की जगह पे कर्व कर देना है, या कर्व लाइन भी ले सकते हैं, सिंपल कर्व लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो कर्व का मतलब क्या हुआ? अगर कर्व का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब यहाँ डिस्टेंस और टाइम ले रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ और समझाने के तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो टाइम इंटरवल तो सेम रखना है बट डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। तो जब भी आएगा तो कैसा आएगा? कर्व आएगा, है ना? तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, या कैसा भी होगा, ग्राफ कर्व होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी ग्राफ किसी किसी बुक में ऐसे भी ड्रॉ करता है, ऐसा ग्राफ, ये भी कर्व ही है ना? तो दोनों ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो कर्व मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो क्या है ना, बहुत सारी चीजें ना मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट स्लोप का भी आता है ना? ये जो मैं बार बार स्पीड की बात कर रहा हूँ, कभी स्पीड यूनिफॉर्म है, समटाइम्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना? तो क्या मतलब है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप का मैं अलग से बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना? यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, अभी जो मैंने ग्राफ अभी रब करवा दिया है, मिटा दिया है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है?
तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता है ना। जब मैं स्लोप लिखाऊंगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा। आकांक्षा समझ में आ रही बात? अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चलो ऐसे समझाता हूँ। अब ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये पेन है, स्ट्रेट है ये। अब इसका कुछ स्लोप होगा, मतलब स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। जैसे अगर मैं पेन को ऐसे रखूं और मैं पूछूं कि इसका स्लोप कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि स्लोप ऐसे से बढ़ेगा ना। अभी तो मैंने एकदम क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे रख दिया ना, मतलब ऐसे टेबल पे रख दिया इसको ऐसे। अब इसका स्लोप क्या है, 0 डिग्री। अब स्लोप थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, स्लोप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर स्लोप हो जाएगा 90 डिग्री और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि 0 से चले थे 90 180। आई बात समझ में? तो स्लोप क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, ग्राफ मान लो ऐसे है, किसी पर्टिकुलर स्लोप पे ग्राफ ऐसे टिका हुआ है, मान लो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसे है, तो इसका स्लोप कहीं भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह स्लोप सेम रहेगा। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने स्लोप बनाया है, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना। तो स्लोप का मतलब आपको पता चलेगा कि स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। अब tan थीटा भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा सब्र रखो। बस इतना समझो कि अगर ये ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है ए से बी, है ना, तो इसका स्लोप चेंज क्यों नहीं होता है ना। इसका स्लोप क्यों नहीं चेंज होगा? देखो स्लोप तो तभी चेंज होगा ना जब मैं ग्राफ को ऊपर नीचे करूंगा। अगर मैं, जब तक मैं ग्राफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर मैंने ऐसे फिक्स कर दिया तो ये जितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ तो फिक्स हो गया ना, अब थोड़ा ना चेंज होगा। हाँ ऐसे कर दिया थोड़ा सा तो चेंज हो गया स्लोप, ऐसे कर दिया तो चेंज हो गया। तो अगर आपको स्लोप निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है ग्राफ, या इस पॉइंट पे निकालना है, या इस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे भी निकालना है आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ना एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या आपने क्लास 8 में तो पढ़ लिया होगा, आप अभी 9th में हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, ऑल्टरनेट एंगल सेम होता है, ये सब पढ़ा होगा ना। तो देखो ये मैंने अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ समझने के लिए। इसको ड्रॉ मत करो, सब चीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझो इसको। इस लाइन को भी मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, देखना जरा, इस लाइन को भी क्या कर सकता हूँ मैं, एक्सटेंड कर सकता हूँ, हाँ या ना। अब मुझे बताइए कि क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक पैरेलल लाइन हुआ, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक करने की कोशिश करोगे, हर बार स्लोप उतना ही आएगा। स्लोप का मतलब झुकाव, है ना, एक्सिस के साथ झुकाव कितना है, इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, तो ये थीटा ही रहेगा। सिंस थीटा इज नॉट चेंजिंग, दैट इज व्हाई अ स्ट्रेट लाइन विल हैव ऑलवेज अ कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। कहीं भी चेक करो आप, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, जहां भी चेक करना है ना, एक पैरेलल लाइन खींच दो समझने के लिए। इस तरीके से बुक में नहीं समझाया गया है, तो सिर्फ लिख देते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अब बच्चा सोच रहा है कि सर ऐसे है, उसको दिमाग में क्या लगता है, सर नीचे वाले का ना स्लोप कम होगा, ऊपर वाले का सर ज्यादा होगा। ऐसा लगता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है ना। तो ऐसा आपको ना लगे इसलिए मैंने आपको समझाया, किसी भी पॉइंट पे नीचे हो या ऊपर हो, नीचे हो या ऊपर हो, वो लाइन ना एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर देखो, यहाँ भी, यहाँ ऐसे किया तो एक्स एक्सिस बन गया, यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बन गया, यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ एक्स एक्सिस बन गया। हर बार इंक्लिनेशन तो वही है ना, हर बार इंक्लिनेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पता है अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व हो जाए, ये वाला कर्व लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो जाता है, हर पॉइंट पे। तो ये सब चीजें ना क्लास 11th में बहुत डेप्थ में समझाया जाता है ना।
मतलब यहाँ पर स्लोप निकालूंगा कुछ और होगा, यहाँ पर स्लोप निकालूंगा कुछ और होगा, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा कुछ और होगा, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा कुछ और होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, कैसे हुआ समझ में नहीं आया। तो अगर कोई कर्व लाइन है तो यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। स्ट्रेट लाइन में जहां भी करना है वहां एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर करने का क्या तरीका होता है, स्लोप देखने का तरीका क्या होता है। टैंजेंट का नाम सुना है कि नहीं, सर्कल में टैंजेंट पढ़ा है क्या, नाम नहीं सुना आपने। टैंजेंट में आपको बताया था, जैसे ये मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल के किसी पॉइंट को छूता हुआ लाइन निकल जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। कितना अच्छा नाम है ना हिंदी में, टैंजेंट। इंग्लिश में बड़ा अंग्रेज टाइप का नाम लग रहा है, समझ में नहीं आया टैंजेंट का, लेकिन हिंदी में स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श, टच, टच करता हुआ निकल रहा है ना। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, याद रखना, इंटरसेक्ट करेगा तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम टैंजेंट नहीं बोलते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं या फिर सेकेंड बोलते हैं, है ना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर देगा। बट टैंजेंट इज ड्रॉन एट अ यूनिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता हुआ निकले, इसी को क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पर भी ना टैंजेंट वाला रूल चलता है। अगर किसी कर्व लाइन का एक ऐसा ग्राफ जो कर्व बना रहा है ना, उसका स्लोप अगर मुझे चेक करना है तो जिस पॉइंट पे चेक करना है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ करना होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में लिखा दूंगा, बट समझो ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि सर कितना स्लोप है, मतलब सर जमीन के साथ कितना झुका हुआ है, इंक्लिनेशन, इस पॉइंट पे सर मुझे चेक करना, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना, मतलब इसको ऐसे टच करता हुआ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना, टच करता हुआ, कहाँ पे, हाँ पैरेलल लाइन क्यों नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, पैरेलल का कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं आएगा जैसे इसमें आया। अब अगर मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को टच करता हुआ आपको खींचना पड़ेगा, तो ये देखो ये ऐसा हो गया, टेंजेंट हो गया कि नहीं। अच्छा इस पॉइंट पे चेक करना है तो इस पॉइंट को टच करता हुआ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इस पॉइंट पे करना है तो ऐसे निकलेगा। आप देख पा रहे हैं क्या, आप देख क्या पा रहे हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पॉइंट ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो कुछ ऐसा है, बी पे कुछ ऐसा है, सी पे कुछ ऐसा है, डी पे कुछ ऐसा है। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो मुझे बताएगा। सर ये जो एंगल है सर ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले सर लाइन ऐसा था, ऐसा था, मतलब कुछ एंगल बना रहा था एक्सिस के साथ। सर बी पे थोड़ा सा ऐसे हो गया, इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ गया। सर सी पे थोड़ा और बढ़ गया, डी पे सर सबसे हाईएस्ट आ गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ किया गया है, और किसी भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड बताता है। हमारी बात समझ में, स्पीड बताता है, और जो स्लोप होता है ना बेसिकली वही स्पीड होता है। जो स्लोप होता है वही क्या होता है, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मैं लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही स्पीड होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर स्पीड पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे अगर कोई पूछ दे आपसे क्या है तो आप बताओगे सर ए पे थोड़ा स्पीड कम है, सर बी पे थोड़ा ज्यादा है, सी पे और ज्यादा, डी पे हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप कम तो स्पीड कम, स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जब कर्व लाइन होता है ना, कर्व लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कहीं पे 50 किलोमीटर पर आवर, कहीं 60, कहीं 70, कहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पे ना। यही तो दिखा रहा है कि सर वेरिएशन हो रहा है सर, सर हर पॉइंट पे स्लोप वेरी कर रहा है सर। सर ये पक्का सर ना ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट कर रहा है ना। ये बात ना दिमाग में उतर जानी चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ग्राफ को ना ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आपकी हथेली की नब्ज छू करके बता देता है कि क्या कंडीशन है आपका, वैसे ग्राफ को देख करके आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, और यही सिखाने में आया हूं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष बाबा होते हैं ना, जाओगे देख करके बता देंगे, अच्छा 5 साल के बाद तुम ये होने वाले। हाँ, तो वही चीज है, देख के बताना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट वरी, आज तो पहला दिन है यार, आज पहला दिन है, बात ज्यादा करेंगे हम, है ना, लिखेंगे भी लेकिन थोड़ा समझेंगे ज्यादा। तो क्या आप कंपेयर कर पाए, ये जो ग्राफ मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बताया, स्ट्रेट लाइन में तो कोई वेरिएशन ही नहीं है सर। सर यहाँ पे जो स्लोप है सर वही स्लोप यहाँ है सर, सर वही स्लोप यहाँ है, तभी तो हर पॉइंट पे स्पीड भी सेम है। अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो स्पीड बताता है। ये सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या बताता है, स्पीड। स्ट्रेट लाइन में सर हर पॉइंट पे स्लोप सेम है सर, तो हर पॉइंट पे स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये। फील आनी चाहिए आप, ऐसा नहीं कि बस किताब में ये लाइन लिखी थी सर तो हमने ड्रॉ कर दिया, फील आना चाहिए। वाई दिस इज ए ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। और अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे सर ये इसलिए है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्योंकि सर हर पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप, फिजिक्स की भाषा में आंसर दो आप, है ना, फिजिक्स के लैंग्वेज में, है ना, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप इज नॉट चेंजिंग, since the slope of this straight line is constant or fixed, hence it represents a it represents a uniform speed, a graph of non uniform speed। यहाँ पर क्योंकि सर हर पॉइंट में स्लोप चेंज हो रहा है सर, है ना, आपको ऐसे बताना होगा सर एट एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। देखो क्या ना, कर्व में ना आप कितने भी पॉइंट्स ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएगा, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, पॉइंट 0.001 का ही दिखे, है ना, लेकिन दिखेगा। बात समझ में आई। अगर कर्व लाइन है ना, तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे वेरी होगा। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया और ये वाला ग्राफ, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं फिर से यहाँ पर भी ना 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ए बी और सी। मान, हाँ, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। कई बार चेहरा एक जैसा होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का नेचर भी एक ही हो। तो अगर यहाँ मैं ए पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, इसको टच करता हुआ निकलना चाहिए, ऐसा, ऐसा। अच्छा बी पे ड्रॉ किया तो ऐसा, सी पे ड्रॉ किया तो ऐसा। देखो तो ये पहले ही स्लोप ज्यादा था ए पे, बी पे थोड़ा सा कम हुआ, सी पे और कम हुआ। तो आपको ये कहानी बतानी पड़ेगी, ये कहानी समझानी पड़ेगी कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। सर ये ग्राफ ये कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में सर इसका स्लोप ना स्टार्टिंग में ज्यादा था, बाद में और कम और कम, मतलब इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर, सर स्टार्टिंग में मैक्सिमम स्पीड पे था, फिर बाद में धीरे 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 कम होता चला गया। और यहाँ पर हाँ, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो रेस पे तो आएगा लेकिन स्लोप के टर्म्स में समझो। जब जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगा, तो देखो कहाँ पे होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। अब देखना है इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, आएगा कि नहीं, टच करता हुआ, थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर दिया। आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो काट देगा, नहीं कर सकते आप, वो कर्व को कट कर देगा, दिस इज नॉट टेंजेंट, है ना। तो अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब अब क्या, अब तो स्लोप है ही नहीं, जीरो, तो यहाँ पर गाड़ी रुक जाएगी, स्पीड जीरो हो गया। आई बात समझ में, क्यों, देखो यहाँ क्या हो रहा था, पहले बहुत ज्यादा था, स्पीड और कम हुआ और कम हुआ, स्पीड जीरो हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ ऑरिजिन पे देखूँ, ऑरिजिन पे तो यहाँ तो पैरेलल है, तो ऑरिजिन पे कम है, ए पे बढ़ा, बी पे और बढ़ा, सी पे और बढ़ा, डी पे और बढ़ा, तो बढ़ता ही जाएगा ये तो।
ये तो इंक्रीज बढ़ता है। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं गाड़ी से बाइक निकाली अपने घर से, पहले 10 किलोमीटर की रफ्तार से, फिर 20, 30, 40, 50, कोई लिमिट नहीं है, बढ़ाते रहो जितना बढ़ाना है। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आपका मैक्सिमम स्पीड से है और डिक्रीज होते आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ना। यस सर। स्टार्टिंग में देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर यह नहीं, यहाँ स्टार्टिंग का मतलब यहाँ ओरिजिन पे नहीं। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, अपने घर से निकाला, तो घर पे थोड़ा ना स्पीड मैक्सिमम होगा, घर पे तो कुछ भी नहीं बता सकते, है ना। तो ऑरिजिन में तो हमेशा जीरो होगा, ऑरिजिन पे हमेशा जीरो होगा, ऑरिजिन पे हमेशा क्या होगा, स्पीड जीरो होगा। जब जैसे ही आगे बढ़ोगे तब आपको ना स्लोप मिलना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा आगे आओगे तो स्लोप आपको मिलना स्टार्ट होगा, है ना। तो हर पॉइंट पे, क्योंकि कर्व है ना, कर्व है, तो यहाँ ऑरिजिन पे तो जीरो रहेगा, फिर आपको ये वाले कर्व में क्या होगा ना, आपका स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आगे जाओगे स्लोप थोड़ा सा कम होगा, और आगे जाओगे और कम होगा। ये वाले कर्व में क्या हो रहा है, यहाँ तो जीरो है ही, इस पॉइंट पे जो स्लोप है, स्पीड उसका कम रहेगा, कर्व का मतलब स्लोप कम रहेगा, डी पे थोड़ा सा बढ़ेगा, सी पे बढ़ेगा, डी पे और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। हाँ, कौन सा? हम्म। अब देखो क्या होगा, अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है किस तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। यहाँ पे स्पीड घट रहा है किस तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। आई बात समझ में? नहीं है समझ में? तो कहने का मतलब, अगर मैं ग्राफ को जैसे इसी वाले ग्राफ को मैं ऐसे ले आकर के ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, है ना, तो फिर स्पीड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि स्लोप कम होता जाएगा। यहाँ पे इस ग्राफ को और नीचे कर दूं, देखो यहाँ पे, तो पहले मैक्सिमम था, जीरो हुआ, फिर कुछ स्लोप आएगा। अब स्लोप ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये सब मैं स्लोप जब पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्यों है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप वेरी कर रहा है, इसलिए हर पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ग्राफ से आपको देख के पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया, है ना, कि ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, कर्व आएगा, है ना। चलिए मैं इसको रब कर दूं, पक्का। ये वाला ग्राफ बना लिया, ये इसी में बनाना, सेकंड वाले पॉइंट का ग्राफ है। अच्छा, थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट। थर्ड पॉइंट में लिखवा देता हूँ, इफ ए बॉडी is at a rest. If a body is at rest, if a body is at rest, comma, the distance time graph. If body is at rest, the distance time graph is again a straight line. Is again a straight line. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, कितने लोगों को बात समझ में है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी अगर रेस्ट में है और उसका अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन क्या वो स्ट्रेट लाइन वो होगा जो केस 1 में बताया था? नहीं, उस टाइप का नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा, कोई गेस करके बता सकता है मुझे? हाँ, बॉडी रेस्ट में है, दिया ना, बॉडी रेस्ट में चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो। चल नहीं रहा है। फर्स्ट वाले केस में तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था ना, तब आया था स्ट्रेट लाइन। यहाँ तो चल ही नहीं रहा, और फिर भी बोल रहे हैं कि भाई इसका भी क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे? बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी तो रेस्ट में है। ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ये सब कंपटीशन में आया हुआ है। नहीं सोच पा रहे ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये टाइम है और ये डिस्टेंस, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, ऐसा ग्राफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बना लीजिए। इसको मैंने ए बोला और मान लीजिए ये बी। ऐसा ग्राफ, क्या बोल रहे हो? ऐसा ग्राफ क्यों है मैं समझाऊंगा ना, पहले लिखो तो, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, इतनी तो गारंटी है। अगर नहीं समझाऊंगा तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर तो आपको रटना पड़ेगा कि सर अगर रेस्ट में होगा तो सर ऐसा ग्राफ रट लेते हैं सर, है ना? ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं तो रट लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, लेकिन नहीं, आपको अंडरस्टैंड भी करना। चलो ड्रॉ कर लिया इसको, समझ लें इसको। मुझे सबसे पहले बताइए कि ओरिजिन पे पार्टिकल कहाँ पे था, इस ग्राफ को देख के बताना। देखो इसके पहले जो ग्राफ था वो अलग था, इसके पहले ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा था, यहीं से आपके घर से, जहां से वो निकला था वहीं से शुरू हो रहा था। लेकिन क्या ये ग्राफ, ये है आपका ग्राफ ए बी, क्या ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, यहाँ पर आपका पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पर था, मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस था। अरे क्योंकि डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। यस और नो? कहने का मतलब, मैंने पूछा कि चलो ठीक है, मुझे बताओ 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, तो आप बोलोगे सर मान लो 10 मीटर कुछ ट्रेवल कर रखा था उसने, है ना? 10 मीटर कुछ ट्रेवल कर रखा था। क्यों? क्योंकि ग्राफ यहाँ से नहीं यहाँ से बन रहा है, ये हाइट तो है ना। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि अच्छा 5 सेकंड के बाद बताओ, 5 सेकंड के बाद बोलो, तो आप बताओगे सर ये तो यहीं पे दिख रहा है, सर वही 10 मीटर। अच्छा मैंने, अच्छा चलो ठीक है 10 मिनट के बाद बताओ, 10 सेकंड के बाद, सर ये तो वहीं पे है। 15 सेकंड के बाद, सर ये तो वहीं पे है, सर इसका मतलब चल नहीं रहा है क्या पार्टिकल? फिर आपको डाउट हुआ, सर 0 पे वो 8 बजे भी वहीं पे था, 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही था। जैसे मान लो ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ पे ये चेयर रखी हुई है, ठीक है, ओरिजिन है, चेयर रखी हुई, तो मैंने डिस्टेंस पहले नोट कर लिया। अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया, घड़ी स्टार्ट किया, मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर था, 10 मीटर जो भी मान लिया। फिर घड़ी चलती रही, घड़ी बढ़ रही है आगे, समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो वही है 10 मीटर। 10 मिनट 10 सेकंड के बाद भी वही डिस्टेंस है, 15 सेकंड के बाद भी वही डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है, ट्रक आपने लगा दिया रोड पे कहीं पे, अब टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, लेकिन ट्रक का पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा, जो पोजीशन स्टार्टिंग में था ओरिजिन से वहीं पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ से समझो, ये है टाइम और ये वाला एक्सिस क्या है, तो किसी भी टाइम पे चेक करोगे, किसी भी टाइम पे चेक करोगे, ये ग्राफ का डिस्टेंस वही है, वही है, वही है। लेकिन यहाँ देखना जरा, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, इतना था, यहाँ पर कितना था डिस्टेंस, ये तो बढ़ गया, डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ गया ना। यहाँ पर कितना था, तो यहाँ तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है ना, चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा मैं पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है, बोलो सर नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका स्पीड क्या होगा इस वाले ग्राफ का? जब जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो स्पीड का है क्या? अच्छा, स्पीड निकालने का तरीका क्या था? स्लोप, याद करो, स्लोप याद देखो, ये पार्टिकल ए बी क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है? ऐसे भी देखो, देखो आपका ना नजरिया चेंज होना चाहिए। और फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में आपको समझना पड़ेगा, देख के फटाक से बताओ सर इसका स्पीड 0 है सर, क्यों? सर इसमें कोई इंक्लिनेशन ही नहीं ग्राफ में, सर ये तो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है। Since this graph is exactly parallel to x-axis, therefore it will not make any angle with respect to x-axis. Therefore, its slope will be 0. Therefore, its speed will be 0. Therefore, we can say that object is at rest. Yes or no? Yes or no? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नोट करके। The graph AB represents that the graph AB represents that it is at a rest because the slope of the line AB is equal to 0. Therefore, its speed is also 0, है ना? Hence, body is at a rest. मैंने लिखवा भी दिया, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। कभी रिवाइज करना हो तो देख लेना, आपको पता चलेगी। जो सर ने ग्राफ बनाया ए बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द ग्राफ ए बी रिप्रेजेंट दैट बॉडी इज एट रेस्ट, दैट बॉडी is at, थोड़ा सा सही कर लो स्टेटमेंट को, represent the body is at rest because the slope of the line AB is equal to 0, that is therefore its speed is also 0, hence body is at rest. Body is at rest. क्या हो गया? is at rest, hence body is at rest, hence body is at rest. अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है ना, लेकिन ये मेरे नोट्स में ही ना बहुत सारा चीज तुमको मिल जाएगा, अगर नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे ना सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने खींचा और जो हमारा ग्राफ वाला लाइन था अगर वो एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, मतलब वो दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्या दिखाएगा? मैं ऐसे ही बोल सकता था कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, if the graph is drawn parallel to the x axis, it represents that object is at rest, है ना? ऐसे भी लिख सकता हूँ, in xt graph, in xt graph, if the graph is parallel to x axis, then एक मिनट, then object is at rest. हाँ बोलो, in x graph, the graph is parallel to x axis,
एन ऑब्जेक्ट इज रेड, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ बोलो। यस, बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा है। चलो मैं बताता हूँ। देखो इसने देखो कितनी अच्छी बात है। उसने सोचा कि सर ने आपने बताया सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके दिमाग में सर पैरेलल टू वाई एक्सिस, सर वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। जानवी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो इतना लिख लिया क्या? लिख लिया। चलो जानवी के डाउट को ना पॉइंट नंबर 4 बना देता हूँ। जानवी ने जो डाउट पूछा उसको पॉइंट नंबर 4 बनाया, तो मैं लिख रहा हूँ इन एक्सटी ग्राफ, इन एक्सटी ग्राफ if the graph is perpendicular to x-axis, मतलब पहले x के पैरेलल था, अब मैं परपेंडिकुलर कर दूं। x के परपेंडिकुलर बोलो या y के पैरेलल बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि ये ग्राफ क्या है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमेशा ना टाइम में x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, x के पैरेलल या x पे परपेंडिकुलर। इन एक्स ग्राफ इफ ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस देन अब इसके बाद मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा। क्यों रुक रहा हूँ? बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए रुक रहा हूँ। इसको मैं रब कर दूं ऊपर वाला। जरा मैं समझा ही दूं, उसके बाद ये लाइन कंप्लीट कर दूंगा मैं ग्राफ बना के। पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो क्या हो। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसा मान लो मैंने इसको ए बोला और ये बी, अब यहाँ पे ए बी ग्राफ, इसके पहले भी ए बी ग्राफ था वो ऐसे था, अब यहाँ ऐसे हो गया। थोड़ा एनालिसिस करो, थोड़ा एनालिसिस करो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया एनालिसिस है सर। टाइम चेंज नहीं हो रहा सर, इसके पहले क्या हो रहा था सर, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा सर, टाइम तो बढ़ ही रहा था सर। यहाँ पे टाइम वही है, अरे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है सर। मैं अगर पूछूं इसका क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है ये ग्राफ? टाइम नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ये ग्राफ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मान लीजिए कि 8:15 पे ग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है, 8:15 पे ग्राफ स्टार्ट हुआ और इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है, कभी ये कभी ये कभी ये, देखा तो आंसर ये बढ़ता जा रहा है। टाइम वही है, डिस्टेंस कैसे बढ़ता चला जाएगा? अरे कोई ट्रक चल रहा है, 8:15 पे यहाँ आया, 8:16 पे तो बढ़ जाएगा ना आगे, टाइम तो बढ़ेगा ना। सर यहाँ टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा, डिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा? प्रैक्टिकली दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छा सवाल बताया, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अभी तुम कहाँ बैठे हो? टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टाइम कितना हो रहा है? 5:40। क्या 5:40 पे आकांक्षा अपने घर पे हो सकती है क्या? अभी तो टेस्ला इंस्टीट्यूट में। ऐसा हो सकता है क्या? तुम भगवान तो नहीं हो ना, भगवान ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ गॉड ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि गॉड को क्या बोलते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो एक ही समय पे हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना। तो ये वही वाली सिचुएशन है, एक ही टाइम है, टाइम वही दे दिया मैंने 8:15 पे, गाड़ी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना। एक ही समय मैं यहाँ पे भी हूँ और वहां पे भी हूँ और आगे भी हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं भी लिखवाऊंगा इसको। एक चीज और मैं बताऊंगा, मैंने भी बताया कि सर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है सर वो स्पीड बताता है। सर क्या आप बता सकते हैं कि सर इसका स्पीड क्या है? हाँ, स्पीड जीरो कैसे है? डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, स्पीड जीरो नहीं है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ना, अगर आप क्लास 10th में होते तो पक्का बता देते आप। बताऊं क्या? इस ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन ग्राफ का, अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, मान लो ग्राफ ऐसा है, तो इंक्लिनेशन कितना है? इतना है। और ग्राफ ऐसे हो गया तो सर 90 डिग्री। यहां पर मैं पूछूं कि थीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। फिर आपने बताया कि सर जो स्लोप होता है वही तो स्पीड बताता है। मैथमेटिक्स में स्लोप को tan थीटा भी बोलते हैं। आपकी आपके बुक में देखो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, आज घर पे जाके देखना, है ना, वो स्लोप के बगल में tan थीटा लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। और आपको पता है tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तभी मैंने बोला कि 10th में तो बता देते। क्या बोलते हैं इसको? इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्योंकि टाइम वही है और डिस्टेंस ऊपर से लेके नीचे तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इनफाइनाइट स्पीड का ग्राफ हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। 8:15 पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकता। लेकिन ये ग्राफ यही दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया है? इनफाइनाइट। वो इसलिए दिखा रहा है इनफाइनाइट क्योंकि सेम टाइम पे डिस्टेंस का क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। ये ग्राफ तो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन दिखाने का मतलब क्या होता है? ये मत समझना कि यहाँ पे खत्म हो गया। लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। पढ़ा होगा ना, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। लाइन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला लाइन ए बी, इसका क्या मतलब है? इधर इधर, मतलब दोनों इनफाइनाइट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन ए बी का मतलब ये मत समझना कि सर इतना लेंथ है। ये इनफाइनाइट लाइन, लेंथ का लाइन है, दिखाने का मतलब ये है। तो अब मैं अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा हूँ कि इन एक्स ग्राफ इफ ग्राफ इज परपेंडिकुलर। तो देखो इतना डेप्थ में मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना। ये तो 11th के बच्चों को पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि आपके टीचर्स ने इतना बताया होगा। बताया क्या? नहीं बताया। इन एक्स ग्राफ इफ द ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्पीड will be infinite as का मतलब because as slope is equal to infinite, which is practically not possible. It is practically not possible. This is practically not possible. तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया क्या मतलब है। जो चीज इनफाइनाइट हो जाए ना, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। कर सकता है? 1/0 एग्जिस्ट करता है क्या? तभी तो बोलते हैं सर इनफाइनाइट, सर अनडिफाइंड है सर, है ना। तो जो चीज अनडिफाइंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्पीड अनडिफाइंड हो गया मतलब इनफाइनाइट हो गया, पता ही नहीं कितना स्पीड, तो बढ़ता जा रहा है ना। टाइम फिक्स है, बट ऊपर वाला क्वांटिटी जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर क्या हो गया? बहुत बड़ा नंबर आ गया, इंफिनिटी। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पॉइंट नंबर 5 यहाँ से मैं लास्ट कर देता हूँ।
ये कर्व है ए से बी, ए से बी ऐसा कर्व है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बताया है ना। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? इस ग्राफ ये बता रहा है, अच्छा देखो यहाँ पर इस टाइम पे ग्राफ का क्या डिस्टेंस था, कुछ होगा डिस्टेंस, यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पर और कम, यहाँ पे और कम। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चल रहे हैं, हाँ डिस्टेंस कम हो सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट का तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस में टाइम के साथ डिस्टेंस कभी कम हो ही नहीं सकता। बॉडी तो चल रही है ना, बॉडी तो चल रही है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए ना, है ना। तो हाँ, तो ये 5 नंबर करके बताना, है ना। इन दिस ग्राफ, time is increasing, time is increasing, but distance is decreasing, which is practically not possible, which is practically not possible। तो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है उसी को गलत कर देगा ये तो, है ना। हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो टाइम के साथ डिस्टेंस का मतलब हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन ये ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है, सिर्फ टाइम के साथ तो डिस्टेंस ही आप कम करते जा रहे हो। यहाँ तो फिर भी चलो ठीक है ना, टाइम सेम टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि इनफाइनाइट स्पीड हो गया यहाँ, इसलिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता हूँ। मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ आ गया, चलो पॉइंट नंबर 6 यहाँ खत्म कर देंगे, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। और मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ आ गया, ऐसा बड़ा अजीबो गरीब ग्राफ आ गया, अजीबो गरीब, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। क्या ये पॉसिबल है? ये ग्राफ भी नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है देखो, ये जो टाइम है ना, मान लो ये 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे ये भी डिस्टेंस दिखा रहा है और ये भी डिस्टेंस दिखा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सेम टाइम पे दो पोजीशन। देखो ना, इसके सामने अगर ड्रॉ करोगे ग्राफ को तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके सामने निकाला फिर यहाँ देखा डिस्टेंस कितना है, लेकिन इसके सामने तो ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है। मतलब एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वी हैव टू पोजीशंस व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे हो सकता है? तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं। आप लिख लीजिएगा, बिकॉज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट at the same instant of time we have two different positions which is practically not possible, which is practically not possible। तो आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म हुआ। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालते हैं, छोटा सा फार्मूला है, लेकिन स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आज यही रहने देते हैं।